विधानसभा चुनाव के लिए शनिवार को सभी 90 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है। वोटिंग के बाद एग्जिट पोल के नतीजे भी सामने आ गए हैं और एग्जिट पोल में हरियाणा में कांग्रेस की बड़ी जीत का अनुमान लगाया गया है। किसी भी सर्वे में बीजेपी बढ़ते हुए नहीं दिख रही है। सवाल है कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि 10 साल से हरियाणा में रही बीजेपी की सरकार का प्रदर्शन इतना खराब हो गया। आज एक्सप्लेन बाय एबीपी लाइव में चर्चा इसी मुद्दे पर करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आशीष सिंह आनंद। हरियाणा में 3 बड़े मुद्दे थे जहां बीजेपी को काम करने की जरूरत थी। पहला किसान, दूसरा जवान और तीसरा पहलवान। ये तीनों ही सबसे ज्यादा बीजेपी से नाराज थे, नाखुश थे और तीनों ही मुद्दों को कांग्रेस ने खूब जमकर इस चुनाव में भुनाया है। उसके बाद बीजेपी ने जो टिकट बंटवारा किया उससे भी लोगों के अंदर असंतोष और नाराजगी रही। उसके बाद बीजेपी हरियाणा में नेतृत्व की कमी का भी एक बड़ा मुद्दा उठा। अब इन सभी चीजों पर एक एक करके हम चर्चा करेंगे। अगर बात करें हरियाणा के किसानों की, खिलाड़ी की, दलितों की, बेरोजगारी की, अग्निवीरों की, पहलवानों की, तो वो सरकार से नाराज है, ये साफ दिखाई दे रहा है। इस नाराजगी की वजह से बीजेपी इस आंकड़े पर पहुंच गई है। अगर ये नाराजगी नहीं होती तो ये आंकड़ा ऐसा नहीं होता। संसदीय चुनाव में जिस तरीके से यूपी में पार्टी की जमीन खिसकने का सबसे बड़ा कारण दलित और अति पिछड़े का जो वोट का समीकरण रहा है, वैसा ही कुछ इस बार हरियाणा में भी हुआ है। हरियाणा में जाट के बाद दलित दूसरा सबसे बड़ा वोट बैंक है। राज्य की 17 सीटें दलितों के लिए आरक्षित हैं और ये 35 विधानसभा सीटों पर चुनावी नतीजे जो हैं वो प्रभावित करने की कुव्वत रखते हैं। 2014 में राज्य में बीजेपी की बड़ी सफलता के पीछे यही कारण था कि दलित समाज ने बीजेपी को फुल सपोर्ट किया था। उत्तर प्रदेश में भी दलितों ने 2014 लोकसभा और 2017 विधानसभा में बीजेपी को जबरदस्त सपोर्ट किया। पर 2024 में कांग्रेस का संविधान बचाओ, आरक्षण बचाओ नारा काम कर गया। दलितों में यह संदेश चला गया कि बीजेपी 400 सीट लाकर संविधान बदल सकती है। दूसरे हरियाणा में बीजेपी के पार कुमारी शैलजा जैसे दलित फेस आज तक तैयार नहीं हो सके। किसी तरह पार्टी ने अशोक तंवर को जोड़ तोड़ करके पार्टी में लाया था, वो भी एन वोटिंग के 3-4 दिन पहले कांग्रेस में शामिल हो गए। जाहिर है कि दलित वोटर्स के बीच इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है। वैसे भी तीसरी बार लगातार चुनाव जीतना किसी भी पार्टी या नेता के लिए आसान नहीं होता है। हरियाणा में भी एंटी इनकम्बेंसी का लेवल बहुत ज्यादा था। लगातार तीसरी बार सत्ता में वो ही पार्टियां आती रही हैं जिनके नेता अपने राज्य में खुद को इस तरीके से स्थापित कर लेते हैं, जैसे बंगाल में ममता बनर्जी, गुजरात में नरेंद्र मोदी, उड़ीसा में नवीन पटनायक एक्सेट्रा। देश में अब तक जिन नेताओं ने लगातार तीसरी बार किसी राज्य में चुनाव जीता है वो भारतीय राजनीति के शलाका पुरुष बन जाते हैं। जबकि हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर को उनके दूसरे कार्यकाल के खत्म होने के पहले ही हटा दिया गया। नायब सिंह सैनी इतने कमजोर मुख्यमंत्री के तौर पर उभरे कि खुद के लिए मनचाही सीट तक या फिर नहीं ला सके। ऐसे सीएम से क्या ही उनके समर्थक और राज्य की जनता या उनकी पार्टी का उम्मीद हो सकता है। वहीं हरियाणा में सत्ता विरोधी लहर मनोहर लाल खट्टर के खिलाफ थी या बीजेपी के 10 साल के शासन के खिलाफ, ये बड़ा सवाल है। दरअसल प्रदेश के जो वर्ग नाराज चल रहे थे उनकी नाराजगी कम करने के लिए कोई बड़ी कोशिश बीजेपी ने की ही नहीं, क्योंकि लोकसभा के जो परिणाम आए उससे वो हतप्रभ थे कि वो उनके बारे में सोच तक नहीं पाएंगे। जबकि 2019 के चुनाव में चाहे जाट, गुर्जर, दलित हो या फिर यादव हो, उनमें बीजेपी का मत प्रतिशत 50% से भी ज्यादा था। 2024 के किसी भी चुनाव में बीजेपी 50% तक नहीं पहुंच पाई। बीजेपी को सिर्फ अपने ट्रेडिशनल वोटर्स ने वोट किया है। इसके अलावा बीजेपी को कहीं भी 50% से ज्यादा वोट नहीं मिले। तो कुल मिलाकर के अगर हरियाणा की हम इन पर्टिकुलर बात करें तो बीजेपी को मालूम था कहीं ना कहीं कि हरियाणा में जो चुनावी नतीजे हैं वो कुछ इस तरीके से आएंगे, लेकिन बावजूद इसके बीजेपी की तरफ से किसी भी तरह की कोई भी कोशिश नहीं की गई। उल्टा जो स्टेप्स हरियाणा चुनाव के पहले बीजेपी ने लिए थे वो उन पर भारी उल्टा पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि 8 तारीख को जो नतीजे हैं वो सामने आ जाएंगे, लेकिन नतीजों से अपडेटेड रहने के लिए आपको एबीपी लाइव को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना होगा। मैं थी आपके साथ आशीष सिंह।